हेलो दोस्त, हाउ यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल लीगल दर्पण। दोस्त, आज मैं हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट मिस्टर रवि सर के साथ बैठे हुए हैं और आज मैं जो टॉपिक लिया हूं उस टॉपिक का नाम है कि जब भी कोई क्राइम हमारे साथ होता है तो उस स्थिति में दो व्यक्ति होते हैं, मतलब एक तो एक्यूज्ड होता है, दूसरा विक्टिम होता है। तो उसका जो रिपोर्ट है कहाँ कराना चाहिए, और उसको यदि रिपोर्ट कराने हम थाने जाते हैं, पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते हैं, तो उस स्थिति में कोर्ट से जो है कंप्लेंट केस कैसे फाइल किया जाता है, और यदि पुलिस वाले एफआईआर लिखते हैं तो एफआईआर के बाद क्या क्या प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है, यानी कि एक क्रिमिनल केस में किस तरीके से केस फाइल किया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं, ये सारे प्रोसीजर को आज सर बताएंगे। तो आप लोग इसे ध्यान से लेक्चर को सुने और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो आइए सर से जानते हैं। सर, आपका लीगल दर्पण चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस चैनल पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक क्रिमिनल जो केस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से क्रिमिनल केस को हम ट्रीट कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम उस केस को सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उसके क्या प्रोसीजर हैं, हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं। इसको जरा प्रकाश डालें। देखो, ये आपने आम जनता को अवेयर कराने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिससे कि जनता जो है जनता तक ये पहुंच सके कि भाई क्रिमिनल केस में किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है तो उसे क्या करना चाहिए। जी, आम जनता का जानना बहुत जरूरी है। जी सर। तो अगर किसी के साथ में कोई भी घटना घटित होती है, जी, किसी भी तरह का अपराध कोई आदमी करता है उसके साथ में, जी, और उस आदमी को पहले पुलिस के पास जाना चाहिए। जी, जैसे व्यवस्था है 100 नंबर पर फोन करने की, जी, या पर्सनली जाने की, वहां जाके भी अपना रिपोर्ट कर सकता है और पुलिस वालों से कह सकता है कि भाई हमारा जो है मेरे साथ में अमुक आदमी ने ऐसे ऐसे अपराध किया है, मेरे साथ ऐसे घटना की है, तो उसके लिए आप एफआईआर लॉन्च करें। अगर पुलिस एफआईआर लॉन्च कर लेती है जैसी घटना घटित हुई है उस हिसाब से, तब तो कोई बात नहीं है, एफआईआर लॉन्च हो जाती है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में मुलजिमों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करके जज साहब के सामने पेश किया जाता है और फिर उसको जज साहब या तो उसको बेल दे देते हैं। अपराध देख के किस नेचर का अपराध है, कुछ अपराध बेलेबल होते हैं, कुछ नॉन बेलेबल होते हैं। तो बेलेबल में या तो थाने वाले ही बेल दे देंगे, एसएचओ या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आईओ, तो वो बेल दे देंगे। और वो बेल नहीं देते या वो सिक्योरिटी पेश नहीं कर सकता है तो उसको पेश करेंगे और वहां जो है मजिस्ट्रेट बेल दे देता है। अगर वो देने में असमर्थ होता है, भाई मैं जमानत नहीं दे सकता, तो उसको जेल भेज दिया जाता है और जब तक जेल में रखा जाता है जब तक कि वो जो है जमानत देने को तैयार नहीं होता, जमानत नहीं दी जाती, जमानती पेश नहीं करती। उसकी जमानत हो गई या जमानत नहीं हुई, अब पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, कंप्लीट कर ली। सर, एक मिनट मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। एक मेरे दिमाग में सवाल आया है कि आपने बोला कि एक बेलेबल ऑफेंस, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल जाता है, चाहे थाने से मिले, जमानती यदि हो जाता तैयार रहता है तो, यदि जमानती नहीं तैयार रहता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, जब तैयार होता है तो बेल मिलता है। लेकिन यदि नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो क्या उस स्थिति में बेल नहीं मिलता है या मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बेल मिलता है। हर एक केस के अपने अपने ग्राउंड होते हैं। अगर कुछ ऑफेंस मजिस्ट्रेट ट्रायल होते हैं, कुछ सेशन ट्रायल होते हैं, तो जहां सेशन ट्रायल है वहां सेशन ही बेल लेती है। वैसे तो पावर है मजिस्ट्रेट को सेशन ट्रायल में, दफा 437 में क्लियर है कि उसको थाने में भी बेल ले सकता है, एसएचओ को भी पावर है और मजिस्ट्रेट को भी पावर है। लेकिन सेशन ट्रायल केस में है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में एसएचओ कभी रिस्क नहीं लेता है। अच्छा, थाने से उसको बेल नहीं मिलेगा, मोटा मोटी आपके कहने का बेल नहीं मिलेगा, लेते रिस्क नहीं लेते। तो या तो मजिस्ट्रेट आया तो मजिस्ट्रेट बेल ले लेगा, और अगर मजिस्ट्रेट
बेल ले लेता है उसमें तो फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर बेल नहीं लेता है, बेल रिजेक्ट हो जाती है, तो वो सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है, सेशन कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। उसके अगर सेशन कोर्ट भी रिजेक्ट कर देती तो हाई कोर्ट में है प्रोविजन, हाई कोर्ट में जा सकता है। कहने का मतलब आपका मोटे तौर पे है कि ऑफेंस चाहे बेलेबल रहे या नॉन बेलेबल रहे, दोनों ही स्थिति में बेल मिल जाता है, मिल सकती है। जी सर, मिल सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट जब फाइल होता है तो चार्जशीट फाइल करने के क्या ड्यूरेशन होते हैं? चार्जशीट फाइल करने का अगर मुलजिम जेल के अंदर चल रहा है जी, तो उसके लिए जिस केस में 10 साल से नीचे की सजा है जी, उसमें 60 दिन रखा गया है। 60 दिन के अंदर और आईओ चार्जशीट फाइल करेगा। अगर 60 दिन के अंदर फाइल नहीं करता है जी, तो ये मैंडेटरी है कि उसको कोर्ट बेल दे देगी बिल्कुल, किसी भी ऑफेंस में, चाहे नॉन बेलेबल हो या बेलेबल हो। नहीं, बेलेबल तो हो ही जाएगी, बेलेबल में नॉन चाहे मजिस्ट्रेट ट्रायल हो और सेशन ट्रायल हो, जी, वो पावर है वहां पे। और कुछ केसों में जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा है उसमें 90 दिन का पीरियड है अगर मुलजिम जेल में रहता है। लेकिन अगर मुलजिम बेल पर आ जाता है जी, तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है यानी आईओ फिर अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेशन करके, और उसको उसमें कोई टाइम नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन उसमें कॉग्निजेंस का टाइम अवश्य है। कॉग्निजेंस का कुछ केसों में अगर फाइन से कोई अपराध जो है दंडित है केवल फाइन, तो उसमें 6 महीने है कॉग्निजेंस का टाइम, और 1 साल तक का जिसमें है तो उसके लिए 1 साल का कॉग्निजेंस का टाइम, और जिसमें 2 साल या 3 साल तक है तो 3 साल का टाइम है उसमें। ये उसका कॉग्निजेंस का टाइम है। तो इसलिए उसमें टाइम लिमिट कह लो या कैसे भी कह लो, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल करने की कोशिश करती है। जी, अब चार्जशीट फाइल हो जाती है, जी, ये एफआईआर वाले केस जी, में बता रहा हूं। ये प्रोसीजर बता। चार्जशीट फाइल होने के बाद में और कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, यानी मुलजिम को सम्मन इशू पड़ेगी अगर वो बेल पर है तो, जी, और अगर बेल पर नहीं है तो जुडिशियल कस्टडी से वो पेश होता रहेगा, जेसी से पेश होता रहेगा तारीखों पर, और केस शुरू हो जाएगा। और अगर बेल पर है तो सम्मन जारी करेगी अदालत। सम्मन इशू करने के बाद में मुलजिम हाजिर होगा, और हाजिर होने के बाद में सबसे पहले अब स्टेज आती है, सेकंड स्टेज आती है चार्ज की। उसमें चार्ज फ्रेम किया जाता है आरोपी पर यानी मुलजिम पर, उसको आरोपित किया जाता है कि भाई उसको समझाया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब समझाएंगे या जज साहब समझाएंगे, सेशन ट्रायल है तो सेशन को, और मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट को जो उसको समझाएगी कि भाई आपने अमुक दिन अमुक तारीख को इतने समय पर आपने ये अपराध किया है और आप पर ये अपराध बनता है, और क्यों आपके विरुद्ध जो है ये आरोप सिद्ध किया जाए, तो आप इसको कबूल करते हैं यानी प्लीड गुल्टी करते हैं या नहीं करते। अगर वो कहता है कि जी मैं कबूल करता हूं तो उसको तुरंत सजा दे दी जाएगी, उसको जजमेंट अनाउंस हो जाएगा उसकी प्लीड गुल्टी पे। और अगर प्लीड गुल्टी नहीं करता है यानी अपने दोष को नहीं स्वीकारता है, तो फिर उसके लिए ट्रायल शुरू हो जाएगा, यानी केस शुरू हो गया, ट्रायल शुरू हो गया। उसके बाद में फिर एविडेंस की स्टेज आती है। जितने भी पुलिस ने गवाह बनाए वो सारे प्रोसिक्यूशन का रिप्रेजेंट करता है पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी, पीपी एज केस में भी। तो वो जो है अपने सारे गवाह बुला के सारे गवाह करा देगा। सारे गवाह जब खत्म हो जाएंगे, सारे परीक्षित हो जाएंगे, एग्जामिन हो जाएंगे, उसके बाद में स्टेज आती, नेक्स्ट स्टेज आएगी बयान मुलजिम। वो अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी में ये जो प्रोविजन है कि बयान मुलजिम का बयान होता है। बयान खत्म होने के बाद में, और बयान भी होगा तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होगा, वैसे लंबा चौड़ा बयान नहीं होता, केवल क्वेश्चन आंसर। फिर उसके बाद में मुलजिम को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी डिफेंस की कि आप अपनी गवाही दे सकते हैं और अपने गवाहों की गवाही दे सकते हैं। उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपने गवाह दे सकते हो।
अगर मुलजिम अपने गवाह देता है जी तो वो गवाह लाएगा और अपने गवाह कोर्ट में पेश करेगा, उनकी गवाहियां होंगी। उनकी गवाहियां कंप्लीट होने के बाद में फिर फाइनल आर्गुमेंट हो जाता है, अच्छा बहस हो जाती है, अंतिम बहस जिसे कहते जी हैं। उसके बाद में जज साहब फैसला सुनाएंगे। जी फैसला में या तो बुरी करेंगे या उसे एलिजिबिलिटी करके सजा दे देंगे। जी अगर किसी की सजा हो जाती है, मजिस्ट्रेट ने सजा की है, तो सेशन कोर्ट में अपील हो जाती है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आप सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सेशन ने भी उसको एलिजिबिलिटी कर दिया है तो उसके बाद में हाई कोर्ट में वो अपील कर अपील कर सकते सकते हैं। अब यहाँ दो बातें हैं, कुछ केसों में अपील हो सकती है, कुछ में नहीं हो सकती। हैं। अच्छा तो अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने, किन किस केसों में अपील नहीं हो सकती, हाई कोर्ट ने 6 महीने की सजा और 1000 रुपये जुर्माना या दोनों किया है जी तो कोई अपील नहीं होगी। अच्छा और अगर सेशन कोर्ट ने और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, केवल मेट्रोपॉलिटन, जी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जी, नहीं, MM जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं, जी जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो दोनों हैं, मेट्रोपॉलिटन जी और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जी दोनों ही हैं, लेकिन यहां अंतर है थोड़ा सा। तो सेशन कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 3 महीने की सजा की है और 200 रुपये जुर्माना किया या दोनों किया है, तो वहां जो है वो अपील लाई नहीं करेगी। और अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको केवल 100 रुपये जुर्माना करता है, केवल 100 रुपये, जी नॉट एक्सीडिंग 100 रुपये, तो कोई अपील लाई नहीं करेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर अपील लाई नहीं होगी जी तो क्या होगा फिर? यानी सजा जो है वो बरकरार रहेगी कि नहीं? ऐसा नहीं है। उसके लिए आप जहां अपील लाई नहीं करते और रिवीजन लाई करता है, होगा उसमें अपीलेट कोर्ट में जहां भी है, जी जो अपील लाई करती है उसी कोर्ट में अपील रिवीजन लाई करता है और रिवीजन में आप जा सकते हैं। अच्छा अब रहा सवाल ये तो रहा जिन पे यानी स्टेट केस जिनमें एफआईआर लॉज होती है। जिनमें पुलिस वालों ने एफआईआर लिख ली। जी हाँ जी हाँ। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सपोज अगर पुलिस जो एफआईआर आपकी लॉज नहीं करती है जी और आप थाने के चक्कर लगा रहे हैं, यानी विक्टिम जो है थाने के चक्कर लगा रहा है और तब भी एफआईआर लॉज नहीं हो रही है, और वो वकील साहब के पास आता है कि जी ऐसे ऐसे हमारी एफआईआर लॉज नहीं की है और मेरे साथ ये घटना घटित हुई है, तो वकील साहब फर्स्ट स्टेप लेंगे कि वो जो है उसकी कंप्लेंट बनाएंगे, क्रिमिनल कंप्लेंट। जी क्रिमिनल कंप्लेंट बना के पुलिस हायर अथॉरिटीज को भेजेंगे, जैसे एसएचओ, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी डीसीपी, और पुलिस कमिश्नर जैसे दिल्ली में है। जी लेकिन जहां ये नहीं है, डीसीपी और कमिश्नर नहीं है, तो वहां होते हैं एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, जी 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 वहां उनको भेज सकते हो। उनके भेजने के बाद फिर कंप्लेंट केस हम फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी। 200 हाँ, एक बात और यहां बताने योग्य है, अगर मान लीजिए इसके साथ साथ ही अगर हम जो है साथ साथ में कंप्लेंट केस के साथ में एक एप्लीकेशन और साथ में लगाएंगे, वो कौन सी एप्लीकेशन होगी? वो दफा 156(30) सीआरपीसी के तहत हम एप्लीकेशन लगाएंगे और हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे कि क्यों एसएचओ को डायरेक्शन दी जाए कि ये एफआईआर लॉन्च करें। जी जी मजिस्ट्रेट साहब बहस सुनेंगे वकील साहब की, उसके बहस सुनने के बाद में आपका केस बनता है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसको एसएचओ को ऑर्डर करेंगे, एसओ को ऑर्डर करेंगे, थाने इंचार्ज को आदेश देंगे कि आप एफआईआर इस दफा में लॉन्च करो, ये अपराध घटित हुआ, तो एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। और अगर एफआईआर लॉन्च होगी तो वही प्रोसीजर एडॉप्ट होगा जो अभी मैं पूर्व में बता चुका हूं। जी जी अब रहा सवाल कि कोर्ट डिक्लाइन कर देती है, यानी मना कर देती है कि भाई एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे, आप केस चलाओ, तो सबसे पहले स्टेज आती है कंप्लेनेंट की गवाही की। अच्छा तो कंप्लेनेंट की गवाही और उसके गवाह दफा 202 सीआरपीसी के तहत वो सारे परीक्षित किए जाएंगे, एग्जामिन किए जाएंगे, ठीक है। जी जी उसके बाद में सारे गवाह हो गए और फिर बहस होगी, यानी प्री समनिंग आर्गुमेंट। अच्छा
प्री समने आर्गुमेंट में आर्गुमेंट होगा और कोर्ट को यह लगता है कि हाँ अपराध हुआ है और इनको क्यों न उनके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जाए, तो कोर्ट उनको सम्मन इशू कर देगी मुलजिम को। जी। जब सम्मन इशू हो जाएंगे, सम्मन भी इशू करती है कोर्ट, कर सकती है, और वारंट भी इशू कर सकती है, दोनों पावर है उसको। ये नहीं कि पहले सम्मन हो और फिर वारंट होगा, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट को पावर है कि वो डायरेक्ट सम्मन भी, वो वारंट भी इशू कर सकती है। उसके बाद में मुलजिम आएगा और वो अपना पक्ष रखेगा। उसके बाद में फिर गवाही होती है कंप्लेंट केस में, ब्रीच ऑफ एविडेंस 244 के तहत, 244 सीआरपी। तो उसको 244 के तहत गवाही होके और फिर जो है उसके अगर सम्मन्स केस है तो नोटिस इशू होता है 251 सीआरपी से। नोटिस इशू, अगर नोटिस जैसे चार्ज लगता है ना, ऐसे ही नोटिस इशू होगा कि आपने ये अपराध किया है और क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आगे केस चलाया जाए, और आप अगर कबूल करते हैं तो आपको सजा दे दी जाएगी जैसे अपराध है उसके हिसाब से, और वो कबूल नहीं करता है तो आगे फिर गवाही में केस लगा दिया जाएगा। गवाही में केस लगा दिया जाएगा, फिर गवाही होगी कंप्लेनेंट की, कंप्लेनेंट की गवाही होगी, बयान मुलजिम होगा। उसके बाद में फिर उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी मुलजिम को, डिफेंस एविडेंस जिसे कहते हैं, वो भी मुलजिम भी अपने गवाह ला सकता है, उसको चांस दिया जाए। उसकी भी वो रहे गवाही कंप्लीट होने, मुलजिम की गवाही कंप्लीट होने के बाद में फिर आर्गुमेंट हो जाएगा। आर्गुमेंट सुनने के बाद में या तो मुलजिम बरी कर दिया जाता है और या उसको ऑर्डर टू सेंटेंस, हेल्ड गिल्टी कर दिया जाता है। हेल्ड गिल्टी करने के बाद में सजा सुनाई जाती है, फिर वही प्रोसीजर है, अपील होगी या रिवीजन हो, उसके हिसाब से अपील कर सकता है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है क्रिमिनल में, ये कंप्लेंट केस एज वेल एज स्टेट केस मीन्स FIR वाला जो उसमें FIR हो जाएगा, ये सारा प्रोसीजर है। तो मैंने आपको दोनों प्रोसीजर बताए हैं, और इसमें भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपने सर से दोनों ही मुद्दों को जाना, दोनों ही जो उनके टाइप्स हैं। यदि किसी के साथ कोई क्राइम होता है, और एक तो होता है कि आप थाने गए, पुलिस ने FIR लिख लिया, तो उसके हिसाब से जो भी स्टेजेस आपको फेस करना पड़ता है वो भी सर बताए। एक होता है कि FIR पुलिस वालों ने नहीं लिखा तो आप कंप्लेंट केस के थ्रू जाते हैं कोर्ट में, तो उसका स्टेजेस सर ने बता दिए। तो आई होप कि आप लोगों को सारा कुछ पता चल गया होगा। लेकिन जैसा कि सर ने पहले भी बताया है कि यदि आपके दिमाग में फिर भी कोई क्वेरी आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं, आपको मैं बताने का पूरा कोशिश करूंगा और बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। सर आपने चैनल में आए और अपना बहुमूल्य समय देके बहुमूल्य जानकारियां आपने मेरे व्यूअर्स को दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि जनता को जागरूक करने के लिए, अवेयर कराने के लिए आपने मुझे इस चैनल पर मौका दिया बोलने का, और मैंने जितनी मेरी कैपेसिटी थी उसके हिसाब से मैंने जनता को समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।